नमस्कार। प्रश्नकाल के एपिसोड में आज मीडिया की रिपोर्ट वर्सेस एक सुपरस्टार की बात होगी। आज के इस वीडियो में जिन प्रश्नों का एनालिसिस होगा उसमें पहला प्रश्न है, क्या पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ के गाने शराब और अपराध को बढ़ावा देते हैं? क्या दिलजीत दोसांझ के गानों पर तेलंगाना सरकार के नोटिस का कोई असर फिल्मी गानों पर होगा? क्या वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम में जिन तर्कों के साथ दिलजीत दोसांझ को आईना दिखाने की कोशिश की है वो लॉजिक ठीक है? और क्या फिल्में और गाने समाज को बदल सकते हैं? और अगर शराब से जुड़े गाने समाज में जहर घोल रहे हैं तो क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि सरकारें इसके लिए कड़े फैसले लें? तो इन सवालों के एनालिसिस पर मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए क्लियर करना चाहती हूं कि मेरा ये वीडियो शराब के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। शराब की बिक्री पर बैन लगाने की अगर सरकार सोचे तो बहुत स्वागत है, लेकिन वो बैन क्या, जहां हालात फिर वही बिहार वाले हैं कि बीते 8 साल में 160 से ज्यादा लोग नकली शराब की वजह से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लेकिन बात आज शराब को वजह बताकर अपनी नाकामियों को छिपाने वाले सिस्टम की है और डबल स्टैंडर्ड्स की है। तो मुझे ये लगा कि दिलजीत दोसांझ के शराब से जुड़े गानों को लेकर जिस तरह से उन्हें घेरा गया है वो गलत है। लेकिन आप कोई भी राय बगैर पूरा वीडियो देखे प्लीज ना बनाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो पहले कंट्रोवर्सी क्या है मैं आपको ये बताती हूं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों म्यूजिकल टूर दिल ल्यूमिनाटी कर रहे हैं। यूथ उन्हें सुनने के लिए उमड़ रहा है और कई वायरल वीडियोस आपने देखे होंगे उनके शोज के। जैसे दिल्ली में दिलजीत का जब कॉन्सर्ट हुआ तो फैन को इस तरह से जैकेट ऑफर करना और फिर फीमेल फैन के हस्बैंड का उस पर रोना। बड़े लोगों ने इस पर अलग अलग तरह से रिएक्ट भी किया कि देखिए जी कैसे फैंस है, क्या हो रहा है ये। खैर, आज की वीडियो का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि तेलंगाना में शो था जिसके पहले ही दिलजीत को तेलंगाना सरकार का नोटिस मिला कि वो मंच पर शराब दारू जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। फिर वो अहमदाबाद पहुंचे तो नोटिस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि यह खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है। बात यहां पर रुकती नहीं, आज भी मैं कोई गाना शराब पर नहीं गाऊंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। तो थोड़ा आप भी सुनिए दिलजीत ने क्या कहा। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है। बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए हैं। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। तो यहां दिलजीत ने नाम लिए बगैर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी का जिक्र किया, क्योंकि सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में जो कार्यक्रम किया उसमें दिलजीत के शराब बेस्ड गानों पर एनालिसिस किया था। एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई, मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? अभी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। It's very easy for me to tweak the songs, bro, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। दिलजीत दोसांझ ने अहमदाबाद में जो कुछ कहा उसे लेकर सुधीर चौधरी ने फिर अपने शो में विश्लेषण किया। हम उनके विश्लेषण का भी आज थोड़ा विश्लेषण करेंगे न्यूज बीट्स पर, लेकिन पहले बात शराब से जुड़े गानों की। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या शराब से जुड़ा गाना सिर्फ दिलजीत दोसांझ ने गाया है? और अगर नहीं तो सिर्फ उन्हें फिर क्यों निशाना बनाया गया? 19वीं सदी की दुनिया के सबसे मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब फरमाते हैं, पीने दे मुझको वाइज मस्जिद में बैठकर, या फिर कोई ऐसी जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। नजीर अकबर आबादी ने लिखा है, मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं, दिल में आता है लगा दें आग ऐसे मैखाने को हम। फिर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, मंदिर मस्जिद बैर कराए मेल कराए मधुशाला। और फिल्मी गानों की बात करें तो इंदिवर लिखते हैं, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया हूं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।
आनंद बख्शी ने अमर प्रेम में लिखा है, पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। अनजान साहब लिखते हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, महकदे झूमते पैमानों में होती हलचल। यानी तमाम बड़े शायर और गीतकारों ने ऐसे गीत लिखे हैं, ऐसी कविताएं लिखी हैं जिन्हें सुनकर आपको लग सकता है शराब का महिमा मंडन है। हालांकि कई बार मय, मदिरा या शराब को साहित्य में सिंबॉलिकली भी यूज किया गया है, तो कई बार फिल्मी गानों में सिचुएशन की डिमांड पर भी, लेकिन इन्हें दोषी नहीं बताया गया कभी इन राइटर्स को। लेकिन सारा दोष दिलजीत दोसांझ के माथे मढ़ दिया गया। चलिए मेरे नजरिए से अब सुधीर चौधरी के विश्लेषण का विश्लेषण करते हैं। तो सुधीर चौधरी कहते हैं कि सरकारें कोई हो वो नहीं चाहती कि शराब को प्रोत्साहन मिले। पहली बात तो ये कि शराब पर इतना भयंकर टैक्स लगाती है, जिसका मतलब ये कि सरकार नहीं चाहती कि लोग पिएं, और टैक्स की वजह से पिएं तो कम पिएं। सरकार ने शराब और तंबाकू के विज्ञापन पर रोक ही इसलिए लगाई है कि क्योंकि सरकार इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुधीर जी ने यह नहीं बताया कि शराब, सिगरेट और तंबाकू के सरोगेट विज्ञापन न केवल धड़ल्ले से चल रहे हैं, बल्कि इसमें तमाम सेलिब्रिटीज दिखाई दे रहे हैं और इन्हें सरकार नहीं रोकती है। आप खुद सोचिए, आपने विमल इलायची कब खाई थी आखिरी बार, जिसका विज्ञापन अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स करते हैं? और क्या इन सेलिब्रिटीज का युवाओं पर असर दिलजीत दोसांझ से कम है? क्योंकि सच तो यही है, जो सबको मालूम है, कि विमल एक जाना माना गुटखा ब्रांड है। किसी पान के खोखे पर आप विमल इलायची मांगे तो 80% चांस इस बात का है कि वो इलायची नहीं मिलेगी, लेकिन विमल गुटखा मिलेगा। विमल के विज्ञापन में अक्षय कुमार भी दिख चुके हैं, जो अपने आप में हेल्थ को प्रमोट करने वाले पॉपुलर सेलिब्रिटी माने जाते हैं। बहुत हल्ला मचा तो अक्षय ने विज्ञापन से दूरी बनाई, लेकिन सच यही है कि पहले उन्हें जो रकम ऑफर की गई उसके लालच में वो फंस गए। इसी तरह से शराब के सरोगेट ऐड भी धड़ल्ले से चलते हैं, जहां कहीं पर भी कंपनी उसी ब्रांड के नाम से मिनरल वाटर बेचती हुई दिखाई देती है, तो कहीं पर सोडा, लेकिन सही मायने में वो सिर्फ और सिर्फ शराब के ब्रांड को लोगों के मन में रजिस्टर करती है। मजे की बात यह है कि सरोगेट ऐड को लेकर हल्ला मचने पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम कायदे कुछ सख्त किए, तो उसमें भी जो मैक्सिमम जुर्माना है 50 लाख का प्रावधान है। और इन सेलिब्रिटीज को जिस तरह से ऐड के करोड़ों रुपए मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें जुर्माने से कोई सेलिब्रिटी डरने वाला है 50 लाख के लिए? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब संविधान बन रहा था तब इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई थी कि शराब पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं। कई मेंबर्स ने ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था कि शराब पर देश में पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए, और यहां तक कहा गया कि गांधी जी हर जगह शराबबंदी का बोर्ड देखना चाहते हैं। लेकिन अंबेडकर समेत कई बड़े सदस्य सहमत नहीं हुए और फिर इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। आज की तारीख में 5 राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन सच यही है कि वो सिर्फ नाम की है। और सुधीर जी ने कहा कि सरकार कभी नहीं कहती कि पटियाला पैग पीना चाहिए या 2 बोतल वोडका पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहती सरकार, और ना ही कहना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ सिंगर्स ही कह रहे हैं? भारतीय संसद में जो लोग बैठे हैं वो कानून बनाते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले सरकारों की पार्टियों में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए, और जो नेता शराब पीता हुआ पाया जाए या तंबाकू का सेवन करता हुआ पाया जाए, उसकी संसद सदस्यता पहले जाए। नेता का अर्थ ही होता है ना लीडरशिप वाला, नेतृत्व करने वाला, उसकी ताकत रखने वाला। और नेता लोग नेतृत्व करते हैं, वो भी आइडियल है, सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हीं की तरफ बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन होता क्या है, जरा ये देखिए। 2014 में बीजेपी सांसद रहे दिलीप गांधी ने कहा कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता। फिर तत्कालीन बीजेपी सांसद रामप्रसाद शर्मा बोले स्मोकिंग से कैंसर होता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं ऐसे 2 बुजुर्गों को जानता हूं जो रोज 1 बोतल शराब और कम से कम 60 सिगरेट पी जाते हैं, लेकिन उनमें से एक तो अभी 86 साल की उम्र में मरे हैं। सोचिए, ये स्टेटमेंट है। उस वक्त इसी मुद्दे पर बीजेपी सांसद श्यामचरण गुप्ता ने आग में घी डालते हुए कहा था कि बीड़ी पीने से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। इंटरेस्टिंग यह भी है कि श्यामचरण गुप्ता बीड़ी कारोबारी होने के साथ साथ तंबाकू पर गठित संसदीय समिति के सदस्य भी थे। तो कहने का मतलब यह है कि देश के सांसद ही शराब तंबाकू का सेवन खूब करते हैं, और यह कोई आज से नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के सिगरेट पीने की तस्वीरें आम हैं।
नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की पार्टियों में शैंपेन खूब चलती थी और अटल जी को तो शराब का शौकीन बताने वाले भी बहुत से लोग हैं। लेकिन राजनेता नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ेंगे, एक्टर्स नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ सिंगर के सर पर नैतिकता का सारा पाठ मढ़ दिया जाएगा। वैसे एक बहस और अरसे से चल रही है, फिल्में और गाने समाज पर असर डालते हैं। सुधीर जी ने भी अपने विश्लेषण में यह बताया कि कई गानों ने क्रांति की है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता तो आनंद मठ फिल्म आते ही देश को आजादी मिल जानी चाहिए थी, जिसका गीत वंदे मातरम लोगों की जुबान पर था। या मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्म के हिट होते ही देश में गांधीगिरी हो जानी चाहिए थी और देश में एक लिहाज से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। 1975 में जिस वक्त जय संतोषी मां फिल्म रिलीज हुई थी तो महिलाएं आरती की थाल लेकर सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में पहुंच जाती थी, बाहर जूते चप्पल उतारे जाते थे। लेकिन ठीक है, वो श्रद्धा का दौर 2-4 महीने चला, फिर खत्म हुआ। ये बहस क्रिएटिव कामों को लेकर अरसे से है और इस पर कई बड़े लोगों ने अपने इंटरव्यूज में खुलकर कहा भी है। खुद अमिताभ बच्चन का एक बड़ा इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फिल्मों से समाज नहीं बदलता, फिल्में और गाने एक बुलबुले की तरह हैं जो उठते हैं, जिसका कुछ पल का असर लोगों पर दिखता भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग और कुछ पल के लिए ही होता है। ऐसा नहीं होता तो सरकारें पॉजिटिव कैंपेन चलाने की बजाय सिर्फ सकारात्मक फिल्में और गाने बनवा रही होती। निश्चित रूप से शराब, अपराध या तंबाकू को महिमा मंडित करते हुए गाने नहीं बनने चाहिए, लेकिन फिर गाने ही क्यों, फिल्में भी नहीं बननी चाहिए ना, पेंटिंग्स भी नहीं बननी चाहिए, विज्ञापन भी नहीं बनने चाहिए, किताबों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि काशी का 80 हो, तमस हो या बंद गली का आखिरी मकान जैसे नॉवेल्स, कई महान उपन्यासों में जितने अपशब्द हैं उसे लेकर तो उन्हें महान माना ही नहीं जाना चाहिए। तो दरअसल ये दौर समाज के नैतिक शरण का दौर है। नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं और वो सब जगह से खत्म हो रहे हैं। सोसाइटी में खुलेपन का हल्ला है, जहां अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी शराब पी रही हैं और इसे वो अपनी इंडिपेंडेंस या आजादी से जोड़कर भी देखती हैं। कई माता पिता तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर शराब पिला रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को छिपकर नहीं पीना चाहिए, कल को गलत संगत में पिए, उससे अच्छा यह है कि हमारे साथ बैठकर पिए। यानी वजह कुछ भी हो, लेकिन समाज में शराब को लेकर जो सोच थी वो काफी हद तक बदली है। अब इसे आप चाहे अच्छा माने चाहे बुरा माने, लेकिन सच यही है कि इसके लिए सिर्फ एक गायक को या फिल्म मेकर को दोष नहीं दिया जा सकता। कारोबारी, राजनेता, पत्रकार भी इस कैटेगरी में है। सब जगह नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और कई पत्रकार गलत खबर दिखाते हैं लेकिन कभी माफी नहीं मांगते। एक जमाने में पत्रकार झोला छाप होता था और आर्थिक विषमता में भी अपने सिद्धांत और उसूलों से समझौता नहीं करता था। लेकिन आज का सच क्या है? आज कई बड़े पत्रकारों का वेतन करोड़ों में है। उन्हें हर पल इस बात का खतरा लगा रहता है कि कहीं जॉब चली गई तो क्या होगा, और इस वजह से कई पत्रकार राजनीतिक दलों के पिट्ठू हैं या कहें कि उनका एजेंडा चलाते हैं ताकि संकट पड़े तो राजनेता उनकी मदद करने के लिए प्रकट हो जाए। इस देश की सरकारें शराब पर टैक्स से अरबों खरबों वसूल रही हैं और उनके लिए शराब की बिक्री मुनाफे का खेल है। वो भले शराब को सीधे तौर पर प्रचारित ना करें, लेकिन चाहती यही है कि शराब की बिक्री ना रुके। और इस तरह से पेट्रोल डीजल के जरिए सरकारें खूब मुनाफा बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत अभी भी कम है और सरकारें चाहें तो पेट्रोल की कीमत आसानी से आज की तारीख में 20 रुपए तक कम हो सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं क्योंकि इससे उसका राजस्व घटता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकारें सिर्फ शराब जैसी चीज पर ही भारी टैक्स नहीं लगाती जो हानिकारक है। सरकार पेट्रोल डीजल पर भी भयंकर टैक्स लगाती हैं जो न केवल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि उसकी कीमत कम होने से झटके में महंगाई कम होने का सीधा अर्थशास्त्र सब जानते हैं। दिलजीत दोसांझ के गानों पर विवाद दरअसल इन गानों को बेवजह की पॉपुलैरिटी एक तरह से दिलाता है, वरना सच तो यह है कि फिल्मों में शराब को लेकर अनगिनत गाने बने हैं और पंजाब के कल्चर में शराब से प्रेम कुछ अलग ही लेवल पर है। तो लगभग हर पंजाबी गायक ने 2-4 ऐसे गाने गाए ही हैं जिनमें शराब की बात है। मित्रा दी छतरी तो लुट गई गाने वाले बब्बू मान ने भी एक गाने में महिला की तुलना शराब से की थी। उस दौर में उनका गाना शराब काफी पसंद किया गया था। हरभजन मान ने भी कई सुपरहिट गाने और एल्बम दिए हैं। वो 90 और 2000 के शुरुआती दशक में पंजाबी इंडस्ट्री के टॉप सिंगर माने जाते थे। उन्होंने सारा पिंड शराबी हो गया जैसा गाना गाया है जिसमें नीरू बाजवा भी थी। तो कुल मिलाकर दिलजीत दोसांझ भले शराब पर गाने गाएं या ना गाएं, शराब पर गाने बनेंगे ही। हाँ, ऐसा कतई नहीं है कि सिर्फ शराब पर ही गाने बनते हैं, अश्लीलता पर भी गाने बनते हैं।
फिल्मों में, एल्बम में अच्छे बेहतरीन गाने भी आजकल बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सुनना भी तो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले गाना आया था और मैं आज तक उस गाने को पसंद करती हूँ। फिल्म थी कला, गाना था रुबाइयाँ, मेरे तिड़के दिल की रुबाइयाँ। सोचिए क्या लिरिक्स थे, स्वानंद किरकिरे जी ने लिखे हैं। और आखिर में जब दिलजीत कहते हैं ना कि उन्होंने भगवान शिव और गुरु नानक पर भी गाने बनाए हैं, लेकिन लोग बात पटियाला पैग की करते हैं, तो ये बात दरअसल सच है। लेट्स फेस आवर डबल स्टैंडर्ड्स ना। उनके चैनल पर भगवान शिव की आराधना वाला वीडियो करीब 15 दिन पहले पोस्ट किया गया था, लेकिन उसे अभी तक सिर्फ 4 लाख व्यूज मिले हैं। 4 लाख व्यूज मात्र। तो ये देखने वाले दर्शकों का सच है। अब सवाल आता है कि किसमें है दम। दिलजीत ने तो कह दिया मैं नहीं गाऊंगा शराब वाले गाने, लेकिन क्या सरकार कदम उठाएगी कि सिर्फ एक दिन, जिस दिन उनका कॉन्सर्ट जिस सिटी में है वहां पर आप दारू बैन करके दिखा दीजिए। तो आप भी सोचकर बताइए, क्या इस चैलेंज को सरकार एक्सेप्ट कर पाएगी, हाँ या ना? कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। क्या बातें कर रहे हो आप यूथ को फुद्दू नहीं बना सकते। अच्छा एक और मौका दूं, एक इससे भी अच्छा ऑफर दूं, एक और। जहां जहां मेरे शो हैं वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊं।